नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर वन को। ऑर्डर वन बात करता है पार्टीज टू सूट। कोई भी सूट है उसके अंदर नेसेसरी या एसेंशियल चीज क्या होती है कि वहाँ पे पार्टीज का होना जरूरी है। जब किसी भी सूट के अंदर पार्टीज होती है तो वहाँ पे कोर्ट उन पार्टीज को एडिशन कर सकती है, उनको हटा भी सकती है, मतलब कि डिलीशन कर सकती है उनका, या उनकी जगह कोई नई पार्टी यानी कि सब्सटीट्यूट कर सकती है। और बात करते हैं तो वहाँ पे जॉइंडर कर सकती है पार्टीज का, मतलब कि वहाँ पे प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स बहुत सारे हैं तो उनको जोड़ सकती है। कोई मिस जॉइंडर पार्टीज है, नॉन जॉइंडर पार्टीज है किसी सूट के अंदर, और जैसे मतलब उनके रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है, तो इस तरीके के जो बातें आती है वो हम बात करते हैं रूल वन के अंदर। कई बार बात आती है कि कॉज ऑफ एक्शन को लेके बात आती है कि कॉज ऑफ एक्शन और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी हमको रूल वन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंडर ऑफ पार्टीज की। जॉइंडर ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए किसी सूट के अंदर बहुत सारे प्लेंटिव्स है और डिफेंडेंट्स है, चाहे उनका सूट एक हो चाहे अलग अलग सूट लेके आए, तो कोर्ट क्या करती है, उन सबको एक जॉइंट कर देती है। जॉइंट क्यों करती है ये बात आती है। कोर्ट जॉइंट इसलिए करती है कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोका जा सके। दूसरी बात कि भाई जो एक्सपेंसेस होते हैं सूट के अंदर या सूट में, उनको अवॉइड किया जा सके। अब बात आती है, अब इनके रूल्स की बात आती है, तो हम रूल्स को पढ़ते हैं कि रूल्स किस हिसाब से बात करते हैं इसके अंदर। तो रूल वन कहता है, रूल वन डील करता है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स है, मतलब प्लेंटिव्स है उनको किस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है, तो ये बात आती है रूल वन के अंदर। तो हमको इसके अंदर दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात कि जो भी राइट टू रिलीफ किसी भी पार्टीज मांग रही है, कौन मांग रही है, प्लेंटिव्स मांग रही है किसी भी सूट के अंदर, तो वो किसी ट्रांजैक्शन से होना चाहिए, निकल के आना चाहिए, या फिर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से उन प्लेंटिव्स का जो राइट टू रिलीफ मांगा जा रहा है किससे मांगती है, डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में मांगती है, जो पार्टीज मांगती है, तो वो उनका अराइज आउट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनके सेपरेट सूट लेके आई है मान लीजिए पार्टीज, तो उनके बीच में जो क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब समान क्वेश्चन होना चाहिए, और वो क्वेश्चन किसी लॉ पर, मतलब उस सूट के लॉ पर या फैक्ट पे डिपेंड होना चाहिए। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या बात करता है। एग्जाम्पल कहता है कि मान लीजिए कि दो लड़के थे कॉलेज के और उनके बीच में कोई कहासुनी हो गई। बड़ा छोटा सा मामला था कि कहासुनी हुई थी, अथॉरिटी को पता चलता है कि उनके बीच में कहासुनी हुई है, तो वो दोनों को सस्पेंड कर देती है। तो दोनों स्टूडेंट बोलते हैं कि इतनी सी बात के लिए हमको वार्न करना चाहिए था, ना कि सस्पेंड करना चाहिए था। दोनों ने मिलकर अलग अलग सूट लेके आए वहां पर, तो कोर्ट बोलती है कि आप अलग अलग सूट लेके आती है एज ए प्लेंटिव, और अथॉरिटी को उन्होंने डिफेंडेंट बना लिया था। दोनों ने ट्रांजैक्शन उनके बीच में एक ही था, एक एक्ट हुआ था उन लोगों के बीच में कि भाई उनको सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है, उन पार्टीज को ज्वाइन कर देती है। तो ये बात कहता है हमारा रूल वन। रूल टू बात कहता है कि मान लीजिए कि अगर उन ज्वाइंडर जो किया है, मतलब पार्टीज को ज्वाइंट किया है, प्लेंटिव्स को ज्वाइंट किया है वहां पर कोर्ट ने, तो कई बार क्या होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इनको ज्वाइंट करने से कोई एम्बेरस हो सकता है या कोई डिले हो सकता है सूट के अंदर, मतलब कि कोई उलझन आ सकती है या फिर सूट विलंब हो सकता है, तो वहां पे क्या करती है कोर्ट, पार्टीज के ऊपर बोल देती है कि आपके चुनाव के ऊपर छोड़ देती है कि आप या तो अलग अलग सूट ले आइए या फिर इस सूट में ही आप चला सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है तो उसके पास में इतनी पावर होती है कि भाई वो अलग चुनाव के लिए भी कह देगी कि आप सेपरेट सूट लेके आइए। रूल थ्री की बात करते हैं। रूल थ्री बात करता है जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट से, कि जहां पर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं तो उनको किस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है। तो वही बात आती है कि भाई पहली बात आती है कि ट्रांजैक्शन, या तो कोई ट्रांजैक्शन में या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की, मतलब ट्रांजैक्शन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे, वहां पे डिफेंडेंट्स थे, उनके अगेंस्ट में कोई राइट मांग रहे थे, राइट टू रिलीफ मांग रहे थे। कौन मांग रही थी, पार्टीज मांग रही थी, प्लेंटिफ वाली पार्टीज वो मांग रही थी। तो पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सेपरेट सूट्स है उनमें, तो उन सूट के अंदर क्या होता है कि डिफेंडेंट्स के बीच के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि डिपेंड होना चाहिए लॉ या फैक्ट से, मतलब अदर बात नहीं कह रहा हूं, वो सिर्फ लॉ से जुड़ा हुआ होना चाहिए या उसके फैक्ट से अराइज आउट हो रहा हो। तो इस तरीके में क्या होता है कि कोर्ट क्या कहती है, ज्वाइंट कर देती है डिफेंडेंट्स को। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक कार और एक बस के बीच में टक्कर हुई। अब टक्कर हुई तो कोई राहगीर जा रहा था और उससे वो राहगीर चोटिल हो गया। तो चोटिल होने से मान लीजिए कि उसने दोनों डिफेंडेंट्स को एज ए पार्टी बनाया उसके अंदर, तो कोर्ट क्या कहती है वहां पे उन डिफेंडेंट्स को एज ए ज्वाइंट कर देती है कि उस सूट के अंदर।
पहली बात। अब बात आती है रूल 3A की, जो अमेंडमेंट से आया था। तो रूल 3A क्या बात करना चाहता है कि मान लीजिए जब डिफेंडेंट को ज्वाइन किया और उन डिफेंडेंट्स को ज्वाइन करने से मान लीजिए कोई एम्बेरस होता है या डिले होता है, मतलब कि वही उलझन आती है सूट के अंदर या फिर कोई विलंब हो जाता है सूट किसी भी कारणों से, तो इसमें क्या कहता है कि कोर्ट बोल देती है कि आप अलग सेपरेट सूट लेके आइए और सेपरेट सूट चलाने का कह देती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं रूल 4 की, रूल 4 क्या बात करता है कि मान लीजिए कोर्ट के पास में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी अपने जजमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर सभी पर्सन जो भी पार्टी है सारी पार्टीज को रिलीफ दे सकते हैं उस सूट के अंदर। रूल 5 की बात कहते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि सभी डिफेंडेंट से सारी रिलीफ मांगा जाए, मतलब हर डिफेंडेंट से हर रिलीफ मांगी जाए। एक कॉमन रिलीफ होती है ना, तो भी वहां पे मतलब मांग सकते हैं आप, कॉमन रिलीफ होनी चाहिए बस वहां पे, और पार्टीज बना लिया जाता है। रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6 क्या कहता है कि मान लीजिए प्लेंटिफ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या तो ज्वाइंटली या फिर सेवरली या फिर ज्वाइंटली और सेवरली किसी पर्सन को किसी सूट के अंदर एज ए पार्टी बना सकता है, मतलब उसको पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ये रूल 6 बात करता है। रूल 7 बात करता है कि मान लीजिए कहीं भी कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग, है ना, कैसे कि किसको पार्टी पक्षकार बनाया जाए या पार्टी बनाई जाए, तो वहां पे क्या होता है कि वो पर्सन अगर डाउट के बिहाफ पे एज ए पार्टी बना देता है, मतलब कि डिफेंडेंट बना देता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टक्कर हुई थी, बस और कार के बीच में टक्कर हुई थी, तो अब डिफेंडेंट यहाँ पे क्या हुआ कि राहगीर था और वो चोटिल हुआ इस चीज से। अब उसको ये नहीं पता कि मैं किसकी गाड़ी से चोटिल हुआ हूं, तो वहां पे वो क्या कहता है कि दोनों को डिफेंडेंट बना लेता है और डिफेंडेंट एज ए पार्टी सूट के अंदर ले आता है वहां पे। ये रूल 7 बात करता है कि डाउट पे पार्टी बनाना। रूल 8 जो कि बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की, मतलब क्या होता है कि जहां पे पार्टीज होती है, पार्टीज का मतलब प्लेंटिव्स या डिफेंडेंट अपनी तरफ से, बहुत सारी है मतलब प्लेंटिव्स है डिफेंडेंट्स है, तो वो अपनी तरफ से किसी एक बंदे को नियुक्त कर देती है एज ए रिप्रेजेंट करने के लिए सूट के अंदर। तो बात आती है कि मान लीजिए कोई एक बंदे का इंटरेस्ट या सभी पर्संस का इंटरेस्ट है किसी सूट के अंदर, तो वहां पे क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि एक सूट ला सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, सूट ला सकते हैं, और उस सूट में क्या होता है कि वो या तो सूट लेके आ सकते हैं और अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं सूट को, किसी भी सूट के अंदर अपना डिफेंस रख सकते हैं और वो कोई रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हो सूट को। अब बात आती है कि भाई कोर्ट जो होती है वो परमिशन देगी तभी ऐसा होगा, मतलब विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप क्या कर सकते हो, किसी सूट ला सकते हो एज ए प्रेजेंटेटिव सूट ला सकते हो। दूसरी बात आप उसको डिफेंस कर सकते हो ओनली जब कोर्ट की परमिशन होती है उस सूट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जब कोर्ट परमिशन दे देती है तो कोर्ट क्या कहती है, नोटिस सर्व करवाती है, मतलब कोर्ट की जो पर्सनल सर्विसेज है उनसे कोर्ट क्या कहती है, नोटिस भिजवाती है पार्टीज को, पक्षकारों को। अब मान लीजिए अगर आपके पास में नोटिस नहीं पहुंचा तो अब क्या होगा कि जब जजमेंट या डिक्री बनेगी तो आपके वो जजमेंट और डिक्री इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आप उसमें पार्टीज है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि भाई ऐसा नोटिस क्यों भेजती है कोर्ट, नोटिस क्यों भेजेगी कोर्ट, नोटिस इसलिए भेजती है, यही बताने के लिए भेजती है कि भाई आपका इंटरेस्ट इस सूट में जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि भाई जैसे कि है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बनाया, जो जिसकी परमिशन कोर्ट ने दी, वो सब काम कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट इन चीजों को छोड़ के बाकी वो सारे काम कर सकता है। क्या, पहली बात तो वो अबोंडेंट नहीं हो सकता, मतलब कि वो घोड़ा नहीं बन सकता, भाग नहीं सकता सूट को छोड़ के। दूसरी बात, विड्रॉ नहीं कर सकता उस सूट को कोर्ट में जाके। तीसरी बात, वो ना तो कोई एग्रीमेंट कर सकता है ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है किसी भी अदर से, तो वो ये चीजें नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि अगर वो जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव है और वो ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको जो काम करना चाहिए वो काम ही नहीं कर रहा है, वो पढ़ा है ठीक है, जब हियरिंग है हियरिंग में जा नहीं रहा, कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या कहती है वहां पे उस बंदे को ही सब्सटीट्यूट कर देती है, मतलब कि उसकी जगह कोई नया बंदा ले आती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रूल 8 का। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि कोज ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए किसी भी सूट में, वहां पर इंटरेस्ट सेम होना चाहिए सभी पक्षकारों का, यानी पार्टीज का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। इसको हम एक केस से समझ सकते हैं, टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गणपति के केस था। वहां पे क्या हुआ, लोगों को घर अलॉट हो गए थे,
घर अलॉट होने के बाद में क्या हुआ, उनके पास में नोटिस आए कि आपके पास में इतना बकाया है, जबकि उन्होंने पहले ही अपना पे, जो भी पे था जो भी घर के लिए, वो उन्होंने पहले ही दे दिया था उस सोसाइटी के अंदर। बाद में उनके पास में नोटिस आते हैं, किसी के मान लीजिए कोई और कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, किसी के कुछ और कॉज ऑफ एक्शन था, मान लीजिए घर की लाइटों को लेके हो गया, किसी के कोई खिड़की या कुछ किसी भी वजह से था मतलब मैटर, तो वह सभी लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट ने बोला कि आप एज ए रिप्रेजेंटेट नहीं कर सकते इस सूट को, क्योंकि इसमें कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो वहां पे क्या हुआ कि पार्टी जो थी उनको मना कर दिया गया कि आप रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं बन सकते। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो लेटर ऑन जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया अपना कि भाई यहाँ पर सेम कॉज ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर उन सभी पर्संस का इंटरेस्ट सेम है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट हो सकता है, और ऐसा ही कोर्ट ने किया। वहां पे कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए। रूल 8A की बात करते हैं। रूल 8 क्या बात करता है कि मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट रिलेटेड है पब्लिक इंटरेस्ट से, कि जब सभी लोगों का हित उसमें निहित है, मतलब कि सभी लोगों का जो हित है वो किसी सूट में है, तो वहां पे कोर्ट क्या कहती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से या फिर कोई संस्था से, बॉडी ऑफ पर्सन से क्या कर सकती है, वो उनका ओपिनियन ले सकती है कोर्ट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं रूल 9 की। रूल 9 क्या बात करता है? रूल 9 को बात करने से पहले हमको कुछ वर्ड्स समझने पड़ेंगे, जैसे कि नेसेसरी पार्टी क्या होती है। नेसेसरी पार्टी का मतलब होता है कि कोई ऐसी पार्टी जिसको सुने बिना कोई भी कोर्ट अपना जजमेंट पास नहीं करेगी, या फिर बोल सकते हैं कि उसको सुने बिना कोई भी ऑर्डर नहीं देगी कोर्ट। प्रॉपर पार्टी क्या होती है? प्रॉपर पार्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर पार्टी वो होती है कि जिसके बिना कोई भी जजमेंट है वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, मतलब उसको उस पार्टी के अगर मौजूदगी के बिना जजमेंट एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता है, वो होती है प्रॉपर पार्टी। मिसजॉइंडर क्या होती है कि भाई कोई रॉन्ग पर्सन है और वो एज ए पार्टी बना हुआ है सूट के अंदर, तो वो मिसजॉइंडर होता है। नॉन जॉइंडर क्या होता है कि भाई नेसेसरी पार्टी का या प्रॉपर पार्टी का ही किसी सूट में नहीं होना, वो होता है नॉन जॉइंडर। अब रूल 9 की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी सूट के अंदर मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर दोनों उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है उसमें, तो वहां पे जो जजमेंट होगा वो उन पार्टी से इफेक्ट नहीं करेगा पहली बार, और वो सूट भी उन पार्टी से अगर उपस्थित है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस सूट के अंदर। इसका प्रोविजो क्या बात करता है कि इसका प्रोविजो बात करता है कि इस रूल का कोई भी प्रोविजन इस बात पे अप्लाई नहीं करेगा कि जिसमें कि प्रॉपर पार्टी को ही पार्टी नहीं बनाया गया हो, कि मतलब उसमें प्रॉपर पार्टी का होना, उपस्थित होना जरूरी था। अगर वो नहीं है तो इस प्रोविजन लागू ही नहीं होगा। रूल 10 क्या होता है? रूल 10 ज्यादातर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में काम आता है जब एप्लीकेशंस लगाती है पार्टी की, भाई ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशंस लगाती रहती है। इसका मतलब होता है कि भाई वहां पे क्या होता है एक्चुअली में, रूल 10 का मतलब यह है कि हॉनेस्ट जो प्लेंटिफ है उसको बचाने का काम होता है रूल 10 का। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसका किसी सूट के अंदर होना जरूरी था, चाहे वो प्लेंटिफ होना चाहिए था या डिफेंडेंट होना चाहिए, और जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो गया किसी दूसरे रॉन्ग पर्सन के नेम पे इंस्टीट्यूट हो गया, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट परमिशन दे देती है आपको पार्टी बनने के लिए। एज ए प्लेंटिफ बन सकते हैं, एज ए डिफेंडेंट आप उस सूट के अंदर पार्टी बन सकते हैं। दूसरी बात कि कोर्ट क्या कर सकती है कि किसी भी स्टेज पे अलाउ कर सकती है इन पार्टीज को, या तो आप ज्वाइन कीजिए, करवा देगी, अदरवाइज वो क्या रिमूव भी कर सकती है पार्टी को किसी भी स्टेज के अंदर। कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइम पे करवा सकती है वो। चौथी बात आती है कि डिफेंस मान लीजिए कि कोई डिफेंडेंट को जोड़ा गया है, तो डिफेंडेंट के विरुद्ध जो कार्यवाही होगी वो तभी होगी कि जब सर्विस ऑफ समन हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगी समन की डिफेंडेंट को, मतलब कि समन की तामील हो जाएगी, उसी के बाद से डिफेंडेंट के विरुद्ध कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। ये बात कहता है ऑर्डर 10 और रूल 10, माफ कीजिएगा, रूल 10A की बात कहते हैं कि रूल 10A क्या बात कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोर्ट की कार्यवाही चल रही है और उसमें पार्टी एब्सेंट है, पार्टीज एब्सेंट है उसके अंदर, तो कोर्ट क्या करेगी कि रिक्वेस्ट करेगी उनके प्लीडर से, पार्टी के प्लीडर से रिक्वेस्ट करेगी कि आप प्लीज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है आप उनको स्टार्ट कीजिए। तो कोर्ट रिक्वेस्ट करती है खुद प्लीडर से कि आप प्लीज कोर्ट की कार्यवाही स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये इस सूट के हित में है, मतलब कि ये सूट के इंटरेस्ट में है, बात करती है ताकि जस्टिस आ सके उसमें। तो ये होता है रूल 10A।
अब बात आती है रूल 11। रूल 11 का मतलब क्या होता है कि कोर्ट किसी भी पर्सन को किसी भी सूट की कार्यवाही सौंप सकती है, मतलब किसी भी पर्सन को नियुक्त कर सकती है उसकी कार्यवाही करने के लिए, मतलब उसमें कार्यवाही के लिए उस किसी भी पर्सन को वो सूट सौंप देगी। रूल 12 की बात करते हैं। रूल 12 बात करता है कि मान लीजिए कोई पर्सन अपीयर हुआ है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, चाहे वो प्लेंटिफ्स की तरफ से अपीयर होना चाह रहा है, चाहे वो डिफेंडेंट की तरफ से अपीयर होना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको राइटिंग में देना होगा, और उस राइटिंग में दे जो भी उसने फॉर्मेट है उसको देना पड़ेगा एप्लीकेशन एज ए, और उसमें उसको साइन किया हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात, उसको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा ये चीज। अब बात आती है रूल 13। रूल 13 क्या बात कहता है कि मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्शन है कि कोई सूट के अंदर मिस जॉइंडर पार्टी है और नॉन जॉइंडर पार्टी है, इसके रिगार्डिंग किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको इस चीज के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू उसको ये बात उठा लेनी चाहिए। मतलब कि इशू को डिसाइड करने से पहले उसको ये बात उठा लेनी चाहिए कि भाई मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पार्टीज बनी हुई है इस सूट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम आगे जो पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के रिगार्डिंग अगर ऑब्जेक्शन हम अपील में भी उठा सकते हैं, जो कि हम सीपीसी के सेक्शन 99 के अंदर कवर करेंगे। तो ये था ऑर्डर 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।